जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स। बहुत कॉमन टाइप का स्टाइल है, मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो दो फिगर्स दी हुई हैं, तीसरी में आपको अननोन निकालना है। जैसे मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बताया कि जब आप लॉजिक की बात करते हैं तो काफ़ी लोग समझते हैं कि लॉजिक गलत या सही होता है, बट जबकि मेरा कहना यह है कि लॉजिक गलत या सही नहीं होता। लॉजिक इज ए थॉट, ये थॉट कैन नॉट बी रॉन्ग, ये थॉट में भी स्ट्रांग, ये थॉट में भी वीक। तो यदि जो आप सोच रहे हैं उस पर कम से कम डाउट उठे तो दैट इज ए स्ट्रांग लॉजिक, और यदि उस पर डाउट ही डाउट उठे या उसमें कंफ्यूजन हो देन इट इज ए वीक लॉजिक। इट मीन्स यदि कोई स्टेटमेंट आप बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं राम मस्ट बी इंटेलिजेंट, मस्ट बी मीन्स यू आर श्योर अबाउट इट, तो इट इज द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बट यदि आप कहते हैं राम मे बी इंटेलिजेंट, तो मे अनसर्टेनिटी को शो करता है, कंफ्यूजन को शो करता है, मतलब राम इंटेलिजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब भी आपके लॉजिक में, जब आप लॉजिक को दिमाग में सोचते हैं और यदि उसमें मे और मे नॉट भी वर्ड आ जाता है, तब आप मानिए कि वो लॉजिक वीक है। 3 डायग्राम इसलिए दी जाती हैं कि एक डायग्राम से आप अपने लॉजिक को एस्टेब्लिश करते हैं, एक डायग्राम से उसे वेरीफाई करते हैं और तीसरी डायग्राम पे उसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली और यही 3 स्टेप्स हैं जो आपके लॉजिक को स्ट्रांग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम है, बीच में 33 दिया हुआ है, 33 इज गिवन हियर, दिस इज 33, ये 7 है, ये 6 है। यदि आप वैसे ही ऐड करते हैं कॉमन सेंस से, आप कोई भी ऑर्डिनरी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे इजीएस्ट में एडिशन है, आपने 7 और 6 को ऐड करा, आपको मिला 13। ओके, आपने देखा 3 तो मैच कर गया, दिस 3, ये जो 3 है बाद वाला, ये मैच कर गया आपका। बट 13 आया, आपको 33 चाहिए, 20 मिसिंग है। बट यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, 5 × 4 इज 20, और यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 33 मिल जाता है, विच इज नथिंग बट द नंबर हेयर। तो आई थिंक हमने सोच तो लिया लॉजिक क्या होना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, एंड दिस अप्रोच इज रियली गुड। तो आपको एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं 3 कैसे लाऊं। तो 7 + 6 13, 3 आ गया, बाद वाला 3 यूनिट प्लेस वाला, एक 10th प्लेस पे भी 3 है, यूनिट प्लेस पे भी 3 है, तो हमें 3 आ गया। फिर हमने देखा 5 × 4 20, 20 + 13 33, तो हमें हो गया कि हाँ ये लॉजिक होना चाहिए। अब यहां हम कंफर्म करते हैं, देखो सेम तरीके से आप ऐड कीजिए, 5 + 4 आपका 9 आ गया, 5 + 4 इज 9, एंड 6 × 7 7 6 42, और 42 और 9 आपका कितना आ गया, 51। ये देखिए, दिस इज द नंबर हेयर। तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका क्या आंसर होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। तो अब यहाँ पे इसी अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए। तो आपका 1 + 2 आ गया 3, 1 + 2 इज 3, एंड 9 × 5 इज 45, एंड 45 + 3 इज 48. So your answer should be 48. So that was your first problem. Relatively easier. Hardly 10 seconds आपको लगने चाहिए, आपको समझाया जा रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, but it should not take more than 10 seconds in your actual examination. Then comes the next question. Okay, so again relationship या family tree या family relationship या blood relations, जो भी आप इस टॉपिक को कहना चाहें, that's very important in NIMSET as well as in CUT MC entrance. अजय कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मीन्स माई सन। ओके, तो मेरी मदर का ग्रैंडसन मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे की वाइफ, इसकी वाइफ मतलब मेरी डॉटर इन लॉ। इट मीन्स माई डॉटर इन लॉ। So it means who I am to this daughter-in-law. I am the father-in-law. So I am father-in-law. तो आपका आंसर ऑब्वियसली father-in-law आ जाता है। आसान क्वेश्चन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि CUT का लॉजिक का पैटर्न और निमसेट का लॉजिक का पैटर्न फर्क है, मैथमेटिक्स का पोर्शन भी फर्क है, सिलेबस सेम है, बट उससे सिलेबस तो सेम बहुत सारी चीज़ों का होता है। IIT में भी सिलेबस सेम होता है, IIT मेंस का और एडवांस का, बट द पैटर्न इज डिफरेंट। तो इसलिए आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहिए। दोनों के टेस्ट अलग अलग टाइप के सेट होने चाहिए जिन्हें आप प्रैक्टिस करें, और दोनों को ही आप इंपॉर्टेंट मानिए, निमसेट NITs के लिए और CUT और सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और खाली NITs ही अच्छे नहीं हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, और सबकी भी और भी बहुत एडवांटेजेस हैं। मैंने एक वीडियो में कंसीडर करूंगा कि NIT वर्सेस CUT विच वन इज बेटर फॉर यू, सो आई डिस्कस दैट इन वन ऑफ माय लेक्चर्स।
So Ajay said, I'm going to revise it, repeat it. Ajay said, this girl is the wife of the grandson of my mother, who is Ajay to the girl. तो अजय का रिलेशन लड़की उस गर्ल के साथ चाहिए. इसमें एक और कंसीडरेशन करा जा सकता है, जैसे हमें ये नहीं पता कि अजय अपनी मदर का अकेला बेटा है, हो सकता है अजय का एक और भी भाई हो, तो फिर माई सन की जगह माई ब्रदर सन हो जाएगा, और माई ब्रदर सन की वाइफ माई ब्रदर्स डॉटर इन लॉ, और हम लोगों में माई ब्रदर्स डॉटर इन लॉ इज सेम एज माई डॉटर इन लॉ. तो यदि मेरा भाई उस लड़की का ससुर है तो मैं भी उसका ससुर माना जाऊंगा रिश्ते में. ओके, तो इसलिए दोनों केसेस में सिचुएशन में सेम रहेगा, चाहे मैं इसे अपना सन मानूं या अपने भाई का सन मानूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये नहीं गिवन है कि अजय इज द ओनली सन ऑफ हिज मदर. तो दोनों सिचुएशंस आप देख सकते हैं, बट उसमें कोई फर्क नहीं है. देन कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं ये पेपर्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से, और हर पार्ट में 5 क्वेश्चन हमने रीड करें हैं, जिससे एक रीजनेबल टाइम की का लेक्चर हो, जिसे आप कंफर्टेबली अटेंड भी कर सकें. और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इन पेपर्स को करने के लिए कि डिफरेंट टॉपिक्स एट द सेम टाइम आपको रिवाइज कर लेते हैं. आपने देखा पहला क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, दूसरा आपका आ गया रिलेशनशिप का, तीसरा आप ये देखिए किस तरीके का आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, या परसेंटेजेस का आ गया. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इन और वही एडवांटेज मिलता है आपको टेस्ट सीरीज से. तो आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लें, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना इज ए मस्ट. खाली सीखना नहीं है, उस सीखने को आप अप्लाई कैसे कर पाते हैं इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, इन द ऑप्टिमल मैनर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा. वो जो टाइम है ना 2 घंटे का, वो डिसाइसिव है. जिस 2 घंटे में आप एग्जाम देते हैं, वो टाइम डिसाइड करता है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट. आपने सारे साल कितनी भी मेहनत कर रखी हो, आप एग्जामिनेशन सेंटर से बैठ के बाहर बैठ के कितने भी क्वेश्चन आंसर कर लें ढंग से, बट यदि एग्जामिनेशन सेंटर में आंसर मिस हो गया या गलत आंसर हो गया, देन ऑब्वियसली कोई ये नहीं देखने वाला कि आपने सारे साल कितनी मेहनत करी थी. तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए बेटर है डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड एट द सेम टाइम लर्न द कॉन्सेप्ट, डू नॉट क्रैम देम. एग्जामिनर को बहुत कम टाइम लगता है क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करना, थोड़ा सा स्विच करना या ट्विस्ट करना, जिससे आंसर्स बदल जाते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर रट लेते हैं क्वेश्चंस के लिए. उनके टीचर्स भी बहुत बारी उन्हें एडवाइस करते हैं कि आंसर से रट लीजिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए, कॉमन सेंस डेवलप कीजिए, और इस तरह से ट्रेनिंग लीजिए कि आपके एंट्रेंसेज में भी वो बेनिफिशियल हो. और एंट्रेंसेज ही तो सब कुछ नहीं है ना, कल को एमसीए कंप्लीट भी करना है. सारी इंडिया के लोगों के साथ आपको क्लासेस अटेंड करनी है, एग्जामिनेशंस में compete करना है, प्लेसमेंट में compete करना है. तो अपनी ग्रोथ इस तरीके से रखिए कि ये टाइम खाली चीज़ें रटने में ना निकल जाए, सीखने में भी आए. ऐसा सीखना जो आपको सिलेक्शन भी दे और आपको बाद में प्लेसमेंट भी दे और आपको लाइफ में ग्रोथ भी दे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देखा है. द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन वर ₹10,000 एंड ₹6,000. तो हम लिख लेते हैं इनकम उसकी है 10,000 और उसका एक्सपेंडिचर है 6,000. नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज बाय 50%. तो मैं आई नेक्स्ट ईयर कर देता हूं. 15% इंक्रीज हुई, तो यदि मैं फॉर्मूले से करूंगा तो 115/100 इंटू 10,000. 10,000 को मैं 10 के लिख रहा हूं, और आपको बहुत क्लियर है कि 10,000 का 15% हुआ 1,500, तो इसका मतलब टोटल हो गया 11,500. 11,500 रुपए. इसी तरह एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज हुआ होगा. वो कितना इंक्रीज हुआ? 8%. और यदि आप 6,000 का 8% निकालते हैं, वैसे ही देख लीजिए, 8 × 48 480 रुपए, तो 6,480 रुपए आपका हो गया एक्सपेंडिचर न्यू ईयर. और इन दोनों का यदि आप डिफरेंस ले लेते हो तो वो आपका आ गया सेविंग. इफ यू टेक द डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी सेविंग. और 11,500 में से 6,480 आप माइनस करते हैं तो आपकी सेविंग आ जाती है 5,020 रुपए. देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है, 5,020 रुपए. ठीक है ना. बट इनिशियली आपने देखा था मंथली इनकम एक्सपेंडिचर, पहले वाले केस में आपकी सेविंग कितनी थी? 4,000. तो क्वेश्चन ये है द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर सेविंग. तो पहले सेविंग ये थी और ये हो गई सेविंग नेक्स्ट ईयर में. तो आप में से परसेंटेज इंक्रीज देखना है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, ये सिंबल मैंने यूज कर लिया इंक्रीज के, इन सेविंग्स इज सेविंग नेक्स्ट ईयर माइनस सेविंग करंट ईयर अपॉन सेविंग करंट ईयर इंटू 100. बहुत ही आसान है. 5,020 माइनस 4,000 अपॉन 4,000 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 25.5%.
सो 25.5% इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इतने सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर चुका हूं अब तक, अलग अलग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस करके, और जो अलग से जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करता हूं, उन सब में भी आपको मेथड्स आते हैं, और हमारी क्लासेस में तो आप सीखते ही हैं ये सारी चीज़ें। इसको एक और भी तरीके से सोच सकते थे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर है परसेंटेज में, तो आप इसको खाली 100 रुपये भी मान सकते थे और आप इसको 60 रुपये भी मान सकते थे, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती। आप ये मान लेते कि इनिशियल इनकम 100 रुपये है, इनिशियल एक्सपेंडिचर 60 रुपये है, तो सेविंग कितनी हो गई 40 रुपये। इसी तरह आप नया निकाल लेते, 100 रुपये का 15%, 15 रुपये, 115 रुपये हो जाते, और नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 60 रुपये पे 8%, 8 × 48, 4 रुपये 80 पैसे। तो इस तरीके से आप 100 और 60 पे भी कैलकुलेशंस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें अपने आप भी इस कैलकुलेशंस में इतना टाइम लग नहीं रहा है सच। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। So that problem deals with rhombus like mensuration। आपको पता है quadrilateral, rhombus is a type of quadrilateral, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर आपने स्क्वायर भी कर रखी है, आपने रेक्टेंगल भी कर रखी है, ये आपके पास rhombus है। rhombus को नॉर्मली हम डायमंड शेप में बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट नॉर्मली डायमंड शेप में हम rhombus को बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में यदि आप देखते हैं तो थोड़ा सा ये साइड इस तरीके से हो गई है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब आप हाथ से बना रहे हैं, और आपको एग्जामिनेशन में कोई ड्राइंग का कंपटीशन तो है नहीं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे देख लीजिए, ये आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती है, मतलब चारों साइड्स की लेंथ बराबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो इसके डायगनल्स हैं दे आर ऑलवेज एट राइट एंगल। सो डायगनल्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स, ठीक है। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर भी 4 साइडेड फिगर है, रोम्बस भी 4 साइडेड फिगर है। स्क्वायर की चारों साइड भी बराबर होती है, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, बट स्क्वायर में ये जो साइड्स होती हैं, दो साइड्स के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री विच नीड नॉट बी सो इन रोम्बस। रोम्बस में दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं होता, और यदि रोम्बस में भी दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रोम्बस स्क्वायर पे रिड्यूस हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ रोम्बस। इट्स जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं चाहिए थी, बट सिंस आई एम टीचिंग यू, आई एम मेकिंग यू लर्न दीज थिंग्स, यू नो, तो इसलिए मैंने साथ साथ ये रेफरेंस आपको दी कि स्क्वायर इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ, पर्टिकुलर मीन्स ए स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। इसमें भी चारों साइड बराबर है, इसमें भी चारों साइड बराबर है, इसमें भी डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री, हियर आल्सो डायगोनल्स बाइसेक्टेड 90 डिग्री। एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। ओके, फर्क इसकी ये जो साइड के एंगल है, साइड्स के बीच के एंगल है, ये 90 डिग्री होने जरूरी नहीं है, इसमें साइड्स के बीच के एंगल 90 डिग्री होने जरूरी है। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इट इज ए बी सी डी। रोम्बस के केस में जो एरिया होता है, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स अपॉन 2। क्या क्या डायगोनल्स हैं? AC इंटू BD अपॉन 2। So that is the area of a rhombus. Now I am discussing only rhombus. Area of the rhombus is product of diagonals AC into BD upon 2. अब वो कह रहा है एरिया उसने दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन डायगोनल की लेंथ दी हुई है इसने 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये गिवन है 120, और साथ ही साथ आप ये मान लीजिए AC इज गिवन टू बी 24। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, BD कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे 24 लिखिए, 2 से 24 कैंसिल हुआ 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो BD आ गया 10। तो आपको दोनों डायगोनल्स की लेंथ मिल गई, ठीक है, दोनों डायगोनल्स की आपको लेंथ मिल गई। एक डायगोनल की लेंथ तो गिवन ही थी, AC इज 24, BD आपने सिंप्लीफाई करा, यहाँ 24 डाला, 24 को 2 ने कैंसिल करा, 12 आ गया, 12 से 120 कैंसिल हुआ, 10 आ गया, तो BD कम्स आउट टू बी 10। अब आपको निकालना है व्हाट यू एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, और क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ बराबर है तो पेरीमीटर विल बी नथिंग बट 4 टाइम्स AD, 4 टाइम्स AD। तो AD मुझे निकालना है, बट आप देखिए ये एंगल आप इसे E मान लीजिए, तो आपका AD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विल बी AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबको आती है राइट एंगल ट्राइंगल में।
हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ए क्या है, ए इज हाफ ऑफ ए सी, और ए सी कितना है 24, और ए सी 24 है, तो आपका जो ए ई आ गया वो इसका आधा मीन्स 12 आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया 12 का स्क्वायर, और ईडी कितना है, हाफ ऑफ बीडी, और बीडी 10 है तो ईडी 5 आ गया। सो दैट इज +5 स्क्वायर। तो 144 + 25 दैट इज 169 का स्क्वायर रूट, एंड 169 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 13। इस 13 को आप यहां उठाइए और यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपका पैरामीटर इज 4 × 13, 4 × 12 और 5 52। सो योर आंसर इज सेकंड चॉइस। हमने नंबरिंग भी चॉइसेस की उसी तरह से करी है जैसी एक्चुअल सीईटी के पेपर में आई है, ओके क्योंकि आपको बिल्कुल, और हम जो टेस्ट भी देते हैं आप लोगों को, वो टेस्ट सीरीज में या क्लासेस में भी टेस्ट का पैटर्न भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तरीके का ही हम रखते हैं। सीईटी है तो जो भी उसका मार्किंग तरीका है वो सीयूटी की तरह होगा, और निमसेट होगा तो निमसेट की तरीके का पैटर्न ही हम रखते हैं। मतलब ये नहीं कि निमसेट यदि यहाँ ABCD यूज कर रहा है तो हम सीयूटी में भी ABCD यूज कर देंगे। नो, वील यूज 1 2 3 4, बिकॉज सीयूटी का पेपर मतलब सीयूटी टाइप का लगना चाहिए, और उसका फॉर्मेट भी हम वैसे ही बनाते हैं जैसे एनटीए कंडक्ट करता है। ओके, अब आ जाता है इसके बाद नेक्स्ट। ओके, सो दैट्स अ जनरल टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, और मेरे को लगता है इन 5 क्वेश्चंस में से सबसे आसान क्वेश्चन है। एन एथलीट takes as much time in running 200 meters as a car takes covering 5 meters। मतलब एक एथलीट को 200 मीटर कवर करने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक कार को 500 मीटर करने में कवर लगता है। तो हम ये कह सकते हैं जितना कार को 500 मीटर में टाइम लगा उतना ही एथलीट को 200 मीटर में टाइम लगा। अब वो कह रहा है कार कवर कर रही है 2 मीटर, तो एथलीट कितना कवर करेगा? तो बहुत ऑब्वियस है, कार कवर कर रही है तो 4 × 500 2 मीटर, 2 किलोमीटर, दैट इज 2 किलोमीटर। तो एथलीट करेगा 4 × 200 दैट इज 800 मीटर। मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशंस की भी आपको जरूरत नहीं थी। इट वाज ए क्वेश्चन कि आप देखते ही आंसर करें। सामने देखें, 500 मतलब 200 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 400 मीटर, 2 किलोमीटर मतलब 800 मीटर। इमीडिएटली आंसर इज 800 मीटर। स्टेटमेंट इन कंक्लूजन की प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि निमसेट में और सीयूटी के एग्जामिनेशन में फ़र्क है, पैटर्न में सिलेबस सेम है, तो वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का, दे फील द प्रिपरेशन वुड बी द सेम टाइप। नो, इट इज़ नॉट सेम टाइप। इवन टेस्ट भी, मॉक्स भी डिफरेंट होते हैं दोनों के, और होने चाहिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असर्शन, इन्फ्रेंसेस, ये नॉर्मली निमसेट में नहीं आता पोर्शन, बट लॉजिक में ये सीयूटी में इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन वर्बल रीजनिंग नॉर्मली निमसेट में नहीं आती, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन। तो जब अलग अलग एग्जाम्स हैं तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है और प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने वो सारा कोर्स कर लिया ये सोचते हुए कि सेम पैटर्न सीयूटी में आएगा। सिलेबस इज द सेम, बट सिलेबस तो आईआईटी का भी मैथमेटिक्स का वही होता है, आईआईटी मेंस एंड एडवांस्ड का, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस, दे आर डिफरेंट। तो वहां भी तो डिफरेंट होते हैं। सिलेबस तो सब चीज़ों का सेम है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व है, लॉजिक के टॉपिक्स तो वही रहते हैं, बट उनका जो स्टाइल होता है, उनके जो किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एम्फेसिस है वो फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए सीयूटी में काफ़ी चीज़ें फ़र्क है निमसेट के कंपैरिजन में, नॉट जस्ट इन लॉजिक बट इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स में भी मैचिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो निमसेट में नॉर्मली नहीं होती हैं। ओके, चलिए अभी ये डिस्कस करते हैं निमसेट और सीयूटी के लिए। मैंने एक लेक्चर में मैं डिस्कस करा है कि दोनों में से कौन सा बेटर है, किसको कैसे प्रिपेयर करना होता है। आई हैव ऑलरेडी डन दैट, यू नो। और जब तक आप लोग सेलेक्ट होंगे, जब तक मेरी वीडियो से आते रहेंगे, मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे, आपके लिए पब्लिश होते रहेंगे, और क्लासेस में तो हम कर ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो की है आपकी सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहली है, रविंद्रनाथ टैगोर रोट मैनी पोएम्स, एवरीबडी नोज। एवरी पोएट हैज एस्थेटिक नॉलेज। एस्थेटिक वर्ड, एस्थेटिक डील्स विद द स्क्रूटनी ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी, मतलब सुंदरता से डील करता है, हार्मनी से डील करता है एस्थेटिक्स।
तीसरी स्टेटमेंट है एस्थेटिक इज ए पार्ट ऑफ एक्सियोलॉजिकल स्टडी। हम में से काफी लोगों को, साइंस के बैकग्राउंड के ज्यादातर लोग होते हैं या ना भी एक्सियोलॉजिकल स्टडीज नहीं पता होती क्या होती है। इनफैक्ट हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, बट वैसे एक्सियोलॉजिकल स्टडी, एक्सियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ओके, अब दो कंक्लूजन उन्होंने दे दिए, रविंद्रनाथ टैगोर डिड डिफरेंट एक्सियोलॉजिकल स्टडीज, और दूसरा दे दिया ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। अब वो पूछ रहा है खाली कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन 2 सही है या दोनों सही है या एक भी नहीं है, सही नहीं है, दोनों में से कोई एक है या दोनों नहीं है। ओके, सो दीस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर वेरी गुड, बट काफी टाइम स्टूडेंट्स ऐसे एग्जांपल्स को स्किप कर देते हैं, ये सोचते हुए, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता एक्सियोलॉजिकल स्टडी क्या है, इसे कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से इसे अप्रोच करना है। बट अप्रोच इज क्वाइट ईजी। सबसे पहले वो कह रहा है बहुत सारी पोएम्स लिखी, हर पोएम पे एस्थेटिक नॉलेज है और एस्थेटिक नॉलेज पार्ट है एक्सियोलॉजिकल स्टडीज का। तो इसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्योंकि बहुत सारी पोएम्स लिखी तो वो उसने बहुत सारी एक्सियोलॉजिकल स्टडीज करी। रविंद्रनाथ टैगोर डिड डिफरेंट एक्सियोलॉजिकल स्टडीज। तो पहला कंक्लूजन तो वैसे क्लियर हो गया, चाहे मुझे एक्सियोलॉजी का मीनिंग पता हो या ना पता हो, या मुझे एस्थेटिक्स का मीनिंग पता हो या नहीं पता हो, बाय कंपेयरिंग, बाय कंबाइनिंग और बाय रिलेटिंग दीज थ्री स्टेटमेंट्स आई वाज एबल टू इन्फर दैट द कंक्लूजन 1 शुड बी राइट। दोबारा देख लेते हैं। Rabindranath Tagore wrote many poems. Many poems, he is writing poems, it means he is a poet. Every poet has aesthetic knowledge. इसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर पे भी एस्थेटिक नॉलेज थी, बट एस्थेटिक्स किसका पार्ट है? एक्सियोलॉजिकल स्टडी का। इसका मतलब जिस भी पोएट, जो भी पोएट है उसने एक्सियोलॉजिकल स्टडीज करी हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर क्योंकि पोएट था और उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं तो उसने बहुत सारी डिफरेंट एक्सियोलॉजिकल स्टडीज करी हैं। अब सेकंड देखते हैं, ही फॉलोड द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि यहां पे कई बार स्टूडेंट सोचेगा कि हो सकता है एक्सियोलॉजी डील करती हो लॉजिक एंड एथिक्स से, मे बी वो इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना। बट फिर यहां पे हमें एक्सियोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है। इस पूरी स्टेटमेंट्स में कहीं भी लॉजिक और एस्थेटिक्स की बात नहीं करी गई है, और क्योंकि कहीं पे भी लॉजिक एंड एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रखी है तो हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि ही फॉलोड द बेस ऑफ लॉजिक एंड एथिक्स। तो इसलिए कंक्लूजन 2 तो हमारा गलत होगा ही होगा। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो, आपको हर ब्रांच में पता हो कि क्या, जैसे एक्सियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, तो आपको जरूरी नहीं होना चाहिए कि फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक्सियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। आई थिंक यू नो, और आपको नहीं पता होगा बट एक्सियोलॉजी की भी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक एथिक्स और दूसरी एस्थेटिक्स। तो एक्सियोलॉजी की यदि आप डीप डिग करते हैं, यदि और गहराई तक आप सोचते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक्सियोलॉजी यदि आपको पता है तो मेरे पहले का जानने की जरूरत नहीं है। इस पूरी 3 स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी लॉजिक और एथिक्स की बात नहीं हुई है, तो इसलिए हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि जितना भी रविंद्रनाथ टैगोर का काम था वो लॉजिक और एथिक्स पे बेस्ड था। एस्थेटिक्स था, एक्सियोलॉजिकल स्टडीज करी थी क्योंकि उसने कहा है कि एस्थेटिक्स इज पार्ट ऑफ एक्सियोलॉजिकल स्टडीज, तो ऑब्वियसली रविंद्रनाथ जी ने एक्सियोलॉजिकल स्टडीज करी है डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट पोएम्स लिखी हुई है, हर पोएम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकता है, तो डिफरेंट एक्सियोलॉजिकल स्टडीज डील करी है, ठीक है ना। बट जैसे मैंने कहा कि इफ वी डिग डीप, हम गहराई से सोचते हैं, तो आपको पता, मैं बता देता हूं कि फिलॉसफी बेसिकली 4 ब्रांचेस फिलॉसफी की होती है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, और उसके अलावा लॉजिक एंड देन फाइनली एक्सियोलॉजी। ये 4 ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की। तो वैसे भी लॉजिक की ब्रांच एक्सियोलॉजी की ब्रांच से अलग मानी जाती है, तो लॉजिक का तो कहीं पे हम मान सकते ही नहीं है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि वो एक्सियोलॉजिकल स्टडी का पार्ट है एस्थेटिक्स, ठीक है ना, और पोएम्स एस्थेटिक्स से डील करती हैं। दूसरी बात, एक्सियोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक एथिक्स और दूसरी एस्थेटिक्स। तो वहां से भी क्लियर हो गया कि यहां बात हो रही है खाली एस्थेटिक्स की, एक्सियोलॉजी के उस पार्ट की जो एस्थेटिक्स से डील करता है, उस पार्ट से नहीं जो एथिक्स से डील करता है। तो हम कहेंगे नो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द सेकंड कंक्लूजन, और जिसके बारे में भी वी आर नॉट श्योर, इट मींस वी कैन नॉट कंक्लूड दैट हैज टू बी राइट। तो इसलिए हम सेकंड कंक्लूजन को राइट नहीं मानेंगे, हम खाली फर्स्ट कंक्लूजन को राइट मानेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में सेम प्रॉब्लम आई हुई है, और अलग अलग सोर्सेज आप उठा के देखते हैं तो उन्होंने ऐसे ही एट रैंडम कुछ भी आंसर मार्क कर दिया। नो, दैट्स नॉट ट्रू। अकॉर्डिंग टू एनटीए ऑल्सो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, ओनली चॉइस 1 इज करेक्ट, और मैंने उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। बट डोंट बी वरीड बाय दिस। जैसे मैं अपने कई लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, क्यों इस पे टाइम वेस्ट करा जाए। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में यदि आप स्कोर करते हो करेक्टली 4 मार्क्स, तभी आप औरों से ऊपर जाते हो, क्योंकि इजी प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट कर लेता है। इजी प्रॉब्लम से आप कभी कंपटीशन नहीं जीत पाते, आप कंपटीशन जीतते टफ प्रॉब्लम से, ट्रिकी प्रॉब्लम से, जो हर कोई नहीं कर पाता है। यदि वो आप कर लेते हैं देन यू आर सेलेक्टेड।
और जैसे मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि जो कंपटीशन का प्रोसेस है दैट इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। लाखों में लोग अपेयर होते हैं, सौयों में लोग सेलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्शन तो है ही नहीं ना। इसका मतलब जो एग्जामिनर है, एग्जामिनिंग बॉडी है, वो सबको एलिमिनेट कर रही है, वो सबको बाहर निकाल रही है, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड। और जिन्हें वो किसी भी वजह से रिजेक्ट नहीं कर पाई वो अल्टीमेटली हो गए सेलेक्ट। तो आपको उस ना रिजेक्ट वाले लॉट में आना है। आप ये मानिए कोई धक्के देके आपको कमरे से बाहर निकाल रहा है और कमरे से आप बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तभी आप खाली कमरे में रह पाएंगे। दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन इज नॉट लाइक कॉलेज एग्जाम्स, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस, और सारे वो लोग जो आपकी क्लास में भी हैं आपके साथ, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। उनमें से जितने ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे उतने आपके चांसेस कम है। तो आपको हर हालत में, इसका मतलब ये नहीं है आप उनसे एनिमिटी रखें, आप उनके अगेंस्ट रखें, इसका मतलब आप अपनी अप्रोच ऐसी रखें, आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखें, आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखें कि कहीं ना कहीं आप औरों से बेटर परफॉर्म कर सकें। सो इट इज द मैटर ऑफ बेटर परफॉर्मेंस देन अदर्स। अप्रोच ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज वर्थ डूइंग। कोई भी नया लॉजिक आप सीख सकते हैं, इट इज वर्थ डूइंग, बट दैट शुड ऑल बी फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। ये नहीं आजकल इंटरनेट का जमाना है, नेट पे पता नहीं क्या क्या दिया हुआ होता है कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें, कुछ भी। नो नो, दैट जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ये टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और मैंने एक लेक्चर में ये भी बताया था कि आप दिन में 15 घंटे पढ़ते हैं, कोई आपसे कहता है 15 घंटे पढ़िए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नो, दैट इज सेंसलेस। योर एफर्ट्स कैन नेवर बी क्वांटिफाइड। हो सकता है दूसरा आदमी 5 घंटे में उतना कर लेता हो जितना आप 15 घंटे में करते हैं। हो सकता है 15 घंटे में आपकी एफिशिएंसी इतनी नहीं निकलती हो जितनी आपकी 10 घंटे में निकल जाती है। तो आप क्यों 15 घंटे अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं टाइम को दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं? या कोचिंग आपको कह रही है कि नहीं नहीं आपको सुबह से रात तक आके यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही है, 15 घंटे तो पढ़ना ही है। नो, वर्क एज पर योर एफिशिएंसी एंड योर कैपेबिलिटीज, कीपिंग इन माइंड दैट इट इज अ कॉम्पिटिशन विच यू हैव टू बीट। इट इज अ कॉम्पिटिशन इन विच यू हैव टू प्रूव टू बी बेटर देन अदर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जितना कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है एंट्रेंसेस के लिए, उतना ही मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। खाली आपको पढ़ा दें, इसलिए सैनमेक्स में हम लोग अपने स्टूडेंट्स की लगातार काउंसलिंग करते हैं, लगातार उन्हें मोरली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बूस्टअप करते हैं, उन्हें इस तरह के आइडियाज देते हैं जिससे जब भी वो डिप्रेस्ड फील करें, क्योंकि हर आदमी हर समय खुश नहीं हो सकता, हर समय आप एक्साइटेड नहीं हो सकते, तो किस तरह से उस डिप्रेशन को, उस नेगेटिव थॉट को अवॉइड करा जाए, दैट आई ट्राई टू टीच टू माई स्टूडेंट्स। ओके, तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब केयरफुली चीज़ों को सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। एक्साइटमेंट आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगी आपके कंपटीशन में। कभी जाके कंपटीशन में घबराना नहीं है। अब आप फाइनल स्टेज पे आ गए, जैसे वॉर होती है, अब आप बॉर्डर पे खड़े हैं, सामने से गोलियां चल रही हैं, तो आपको गोली चलानी है, बट आप खुद शहीद होते हैं या आप दूसरे को मारते हैं, वो आपकी परफेक्शन शो करती है और वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन शो करता है सोसाइटी और कंट्री के लिए। वही अप्रोच कंपटीशन के लिए रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 boys and 2 girls are playing cards and are seated at north, east, south and west of a table. Okay, तो यहाँ पे एक I'll choose white color. तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट में बैठे हुए हैं। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट table. No boy is facing east. Persons sitting opposite to each other are not of the same sex. One girl is facing south. Which direction are the boys facing? No boy is facing east. इसका मतलब boys are facing west. तो इसका मतलब आपकी ये दोनों चॉइसेस तो सही हो ही नहीं सकती। जैसे एलिमिनेशन से हम लोग करते रहे हमेशा से, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है कि हाउ कैन यू एलिमिनेट चॉइसेस। योर ऑब्जेक्टिव इज टू बी एबल टू आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली। ये कोई नहीं आपसे कह रहा कि आप इसे सॉल्व करो थॉरली, खाली वो आपसे कह रहे हैं आप इसे आंसर करिए करेक्टली। ओके, और वो ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज शो करता है यदि बिना सॉल्व करे आप आंसर कर पाए तो। सो 2 boys and 2 girls are playing cards and are seated at north, east, south and west of a table. No boy is facing east. No boy is facing east. Persons sitting opposite to each other are not of the same sex. हमने कहा नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट और वो कह रहा है विच डायरेक्शन द बॉयज आर फेसिंग, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। वन गर्ल इज फेसिंग साउथ। अब यदि कोई गर्ल साउथ फेस कर रहा है तो कोई बॉय भी साउथ फेस नहीं कर सकता। ओके, तो उससे कोई मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा। वन गर्ल इज फेसिंग साउथ। तो आप यदि यहाँ डायग्राम देखते हैं, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ
ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये आपने बना लिया। अब वन गर्ल इज फेसिंग साउथ, तो इसका मतलब एक गर्ल यहां बैठी हुई है, एक गर्ल यहां बैठी हुई है, तो एक बॉय यहां बैठा हुआ है। अब कोई भी बॉय ईस्ट नहीं फेस करता, तो इसका मतलब बॉय यहां पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब गर्ल यहां पे बैठी हुई है। तो इसका मतलब बॉयज क्या क्या फेस कर रहे हैं, बॉय फेस कर रहे हैं वेस्ट और बॉयज फेस कर रहे हैं नॉर्थ। तो योर आंसर शुड बी नॉर्थ एंड वेस्ट। और वैसे भी जैसे मैंने कहा चॉइस आप एलिमिनेट कर सकते थे, नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट, नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट, तो बॉय ईस्ट तो फेस कर ही नहीं सकता, तीन चॉइस वैसे ही गलत थी, तो पहली चॉइस को तो बिना इस डायग्राम के बनाए भी आंसर होना चाहिए था। एंड दैट इज द बेस्ट अप्रोच वी टीच एट सैनमैक्स, हाउ टू यूज योर चॉइसेस टू आंसर द प्रॉब्लम करेक्टली, बिकॉज इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम। एक बार दोबारा समझते हैं, ये डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। दो गर्ल्स हैं, दो बॉयज हैं, कार्ड्स खेल रही हैं, ईस्ट चार डायरेक्शंस में बैठी हुई है, नो बॉय इज फेसिंग ईस्ट, कोई बॉय ईस्ट फेस नहीं कर रहा। अब आखिर में क्वेश्चन कह रहा है कौन सी डायरेक्शन बॉयज फेस कर रहे हैं, कोई बॉय ईस्ट नहीं फेस कर रहा, तो जिसमें भी ईस्ट है वो चॉइस तो गलत हो गई, तो ये दोनों चॉइसेस गलत, ये भी चॉइस गलत, खाली नॉर्थ एंड वेस्ट इज द राइट आंसर। नथिंग टू बी डन, कुछ एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये अप्रोच डेवलप कीजिए, कुछ नहीं बनाने की कोशिश करनी पड़ती, बट मैं बनाता इसलिए हूं क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी आप में से ज्यादातर लोग हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो लेक्चर स्क्रिप्ट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाथ से, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं चीज़ों को लिख भी रहा हूँ, बट काफ़ी क्वेश्चन तो बिना लिखे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मेथड मैं अपनी और सारी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये लेक्चर स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये लेक्चर स्क्रिप्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दी जाती है, आपको एक्सेस हो जाता है उस पीडीएफ फॉर्मेट में, और फिर आप उस लेक्चर के साथ, उस पीडीएफ के साथ साइमल्टेनियसली इस वीडियो को देख के चीज़ों को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने इसे कर लिया और खत्म हो गया, यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जिससे ये अप्रोच आप में इनकलकेट हो जाए। जैसे मैं जनरली अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपकी नॉलेज का आउटफ्लो वैसे ही होना चाहिए जैसे गुस्से में गाली का आउटफ्लो होता है। गुस्से में या मस्ती में जब आप लोग बात कर रहे होते हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट बॉयज, आजकल गर्ल्स भी दे देती हैं कभी कभी अपने अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस, तो वो भी शेयर करती हैं। तो जिस तरह से आप बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एफर्ट के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो गाली की तरीके से हो, चाहे वो खुशी की तरीके से हो, सेम शुड बी द आउटफ्लो ऑफ योर नॉलेज। और वो जब भी होती है जब वो नॉलेज आपके अंदर डेवलप हो जाए, वो आर्टिफिशियल ना हो, वो आपके अंदर इनकलकेटेड हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। So that problem is also done. Okay, again you look at this, again statements 1 and statement 2, statements and statements, that is another very good concept। जैसे मैंने पहले ही कहा CUT में बहुत फर्क है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। Statement 1, when a ray of white light is passed through a prism, हमें से ज्यादातर लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ी हुई होती है, कॉलेज में नहीं करी होती है तो स्कूल में तो करी भी होती है 12th तक, अदरवाइज 10th तक तो करते ही हैं, बट दैट इज नॉट एन इशू। फिर आप अपने आप लॉजिकली चीजों को यहीं पे कर सकते हैं आंसर और समझ सकते हैं। स्टेटमेंट 1, व्हेन ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। वैसे भी डिस्पर्शन का मतलब ही होता है स्प्लिट होना, तो यदि मुझे नहीं भी ये डेफिनेशन पता है तब भी मुझे पता है डिस्पर्शन इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स बिखरना, स्प्लिट करना, बिखेरना। ओके, तो ये कह रहा है कि जब भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब स्टेटमेंट 2 है, रेनबो इज फॉर्म। रेनबो आप सब जानते हैं इंद्रधनुष बारिश के बाद जो बनता है। क्यों बनता है? बारिश के बाद पानी के ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होती हैं, और जब सन रेज उसके थ्रू पास करती हैं तो वो स्पेक्ट्रम बनाता है, रेनबो बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि वो जो लाइट उस पर सन रेज आई वो डिस्पर्स हो गई, वो बिखर गई, जनरल फिनोमिना है। ओके, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, दैट्स ऑब्वियसली ट्रू, वो तो सही है ही, अभी अभी हमने डिस्कस करी है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और स्टेटमेंट 2 को बनाने में कौन सी स्टेटमेंट का हाथ है, बट वो यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ही इज सिंपली आस्किंग। अच्छा, रीजन और स्टेटमेंट है ही नहीं ना, ये स्टेटमेंट है, CUT का स्पेशल टाइप का कैरेक्टर। सबको समझ आ गया? आई होप नाउ यू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर, and I hope now you can solve such problems easily in your entrance examination without spending much time. हर इस क्वेश्चन में हमें टाइम सेव करना है एंट्रेंस में। Find the missing term in the given number series. Now how would you find the missing term in the given number series?
यदि आप PYQ कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इन्हें भी आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। और जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि अप्रोच आप ये रखिए कि आप बहुत सारे टॉपिक्स एट द सेम टाइम करें। ये नहीं कि आपने मैथ्स उठाया, आपने पहले 15 दिन में सेट थ्योरी खत्म कर दी, उसके बाद आप और टॉपिक्स पे आ गए, तो जब तक और टॉपिक कवर करके सेट थ्योरी का नंबर आया, जब तक तो सेट थ्योरी बिल्कुल ही साफ हो चुकी है दिमाग में। तो डू मेनी मेनी टॉपिक्स टुगेदर, और वही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब आप मॉक्स देते हैं, तो कि सारे टॉपिक्स आपको एक साथ चाहिए दिमाग में, क्योंकि आपको एंट्रेंस में भी सारे टॉपिक्स एट द सेम टाइम आंसर करने। तो बिल्कुल आप घर पे भी उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, या अपने जो CBTs हैं आजकल वो इस तरह से दीजिए जैसे आप एक्चुअल एग्जाम का टेस्ट दे रहे हैं, तभी एडवांटेज है, अदरवाइज एडवांटेज नहीं है। ओके, बिकॉज सो मेनी पीपल आर कंपीटिंग, सो मेनी पीपल आर देयर जो आपको धक्का देके पीछे करना चाहते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका पैटर्न क्या है। नेगेटिव से शुरू हुआ, जीरो हुआ, आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में। अब जीरो होने का मतलब है कि नहीं, 2 नंबर का डिफरेंस तो लिया होगा और दोनों नंबर की वैल्यू सेम रही होगी। ओके, बट ये भी नहीं मैं कर सकता, मतलब 2 में से 2 करा, 1 में से 1 करा, 3 में से 3 करा, फिर तो सारे नंबर जीरो होने चाहिए। तो क्यों मुझे स्ट्राइक करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसने 1 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो ऑब्वियसली मैं इसको भी ट्राई कर लूंगा। 0 स्क्वायर माइनस 1 आ गया, आई एम हैप्पी। बट यहां पे मैं आया 2 स्क्वायर माइनस 1, बट दैट इज 3, नो इट इज रॉन्ग। तो मुझे पता चल गया ये तो लॉजिक है ही नहीं। और इतनी सारी टर्म्स देने का पर्पस ही ये होता है कि आप पहले एक थॉट डेवलप करें और इस थॉट को फिर वेरीफाई करें, और जब वो वेरीफाई हो जाए फिर आप उसे अप्लाई करें। तो हमने देखा ये हमारी थॉट वेरीफाई नहीं हुई, आई हैव टू मॉडिफाई इट। बट इन एनी केस मुझे 0 चाहिए, आई वॉन्ट 0। तो कोशिश करके देखते हैं, 1 स्क्वायर से काम नहीं चला तो क्या 1 क्यूब से चल पाएगा। ठीक है, ये हो गया 0, 1 क्यूब 0 क्यूब माइनस 1, दैट इज -1। ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं। 2 क्यूब -1, आई एम लकी। इसको ट्राई करके देखते हैं। 3 क्यूब -1, 3 6 9 9 27, 27 माइनस 1 26। अब मेरा लॉजिक वेरीफाई हो गया। तो बेसिकली ये क्या रहा है, पहले वाले में इसको 0 टर्म मानिए, 0 क्यूब -1, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, सो इट शुड बी योर 5 क्यूब -1, एंड 5 क्यूब होता है 125, 125 -1 is 124, so basically आंसर इज 124। ए वेरी गुड एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। कोई जादू तो है नहीं, कैसे एग्जाम में एकदम स्ट्राइक करेगा। या तो आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी हो कि ऐसे ज्यादातर सीरीज आपके हाथ से निकली हुई हो, आपने प्रैक्टिस करी हुई हो। और कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लें, एग्जामिनर के लिए कभी डिफिकल्ट नहीं है एक नई सीरीज बनाना, क्योंकि फर्क है आप में और एग्जामिनर में फर्क है। एग्जामिनर पहले से एक लॉजिक सोच ले और उस पर एक सीरीज बना दे, और आपको सीरीज को देख के एग्जामिनर का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों के रूल्स में बहुत फर्क है, आपके और एग्जामिनर के में। तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जरूरी नहीं है जो सीरीज एग्जाम में आया है वो आपकी पहले से करी हुई हो। तो इसलिए बेटर है कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीखें, आप उस अप्रोच को सीखें कि कैसे इन कोड्स को और इन लॉजिक्स को ब्रेक करा जाता है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट 2। इसी तरह अगले पार्ट में फिर 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। एक सम ऑफ मनी डबल हुई ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर। मेरे ख्याल से आप सबको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होगा। इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने सपोज 100 रुपए इन्वेस्ट करे और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले साल आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, बट दूसरे साल भी 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है वो हर हालत में आपके पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है उसे 100 रुपए ही मानेंगे, जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे उसमें क्यूमुलेट या एक्यूमुलेट नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपए पे, और यदि 10% का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगले साल 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, उससे अगले साल और इंक्रीमेंटल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है इंक्रीमेंटल वैल्यू पे, और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टेड वैल्यू में। ठीक है ना। ये मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर होता है उसमें मैं ये सब चीजें डिस्क्राइब करता हूं विद लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। बट अभी तो यहां पे हम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यदि सपोज इन्वेस्टेड अमाउंट था 100 रुपीज, तो ये डबल हो गया कितने साल में? 10 साल में। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 10 साल हुआ।
और क्योंकि डबल हो गया तो इसे इंटरेस्ट कितना मिला 10 साल में, उतना ही जितना इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब 100 रुपए। सो 10 साल में मिले 100 रुपए तो 1 साल में मिले 10 रुपए, और 10 रुपए 100 रुपए का कितना परसेंट होता है? 10%। तो इसका मतलब ऑब्वियसली योर आंसर शुड बी 10%। जस्ट 2 or 3 seconds यू नीड टू बी एबल टू आंसर दिस प्रॉब्लम। आपने खुद देखा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, सम ऑफ मनी डबल हो गई, मतलब जितनी मनी थी, जितना इन्वेस्टमेंट थी, उतना ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। पीरियड कितना था? 10 साल में। सपोज मैंने माना रुपए 100 मैंने इन्वेस्ट करे, 10 साल के पीरियड में मुझे इंटरेस्ट भी 100 रुपए का ही मिल गया। इसका मतलब और सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीमेंटल वैल्यू पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इन्वेस्टेड वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, और इन्वेस्टेड वैल्यू थी 100। इसका मतलब हर साल मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। और परसेंटेज की टर्म्स में 10 रुपए 100 रुपीज का कितना परसेंट होता है? 10%। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज 10%। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, दो लिस्ट इन्होंने दी हैं। अगेन जो हमारी अप्रोच है सैनमैक्स में कि ट्राई टू यूज योर चॉइसेस सो दैट यू कैन सेव टाइम, और गलती भी ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स कमिट होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो अप्रोच इज टू बी एबल टू आंसर देम करेक्टली विदाउट इवन बॉदरिंग टू सॉल्व देम। ओके, यदि ऐसा हो जाता है देन यू आर एन एक्सपर्ट। और आपको अपनी पर्सनालिटी को भी इस तरह का डेवलप करना है कि सो दैट यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर प्रोफेशनल। और कंप्यूटर प्रोफेशनल, मेरी पीएचडी थी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब है डीबगिंग, मतलब मुझे चेक करना है कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितने उसमें बग्स हैं। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि इजीली आप गलती को आइडेंटिफाई कर पाएं, आप एकदम गलत चॉइसेस को आइडेंटिफाई कर पाएं। दैट शुड बी योर एक्सपर्टीज, और जो बच जाए वो सही चॉइस है। दैट वाज माय डोमेन व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, और उसी को मैंने अडॉप्ट कर लिया इन माय 30 years ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर एमसी एंट्रेंसेस। ओके, सो डॉग इज टू रैबीज एज मॉस्किटोस इज टू व्हाट? तो हमें सबको पता है मॉस्किटोस मलेरिया का है, हम सबको पता है मॉस्किटोस से मलेरिया होता है। तो ए का 4 होना चाहिए, तो जिसमें भी ए 4 नहीं है वो मेरा आंसर नहीं है। सो दिस इज नॉट माई आंसर। सो जिसमें भी ए 4 नहीं है दैट वॉन्ट बी माई आंसर। आई हैव टू चूज द पेन। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, डॉग्स इज टू रैबीज एज मॉस्किटोस इज टू व्हाट? तो मॉस्किटोस से मलेरिया होता है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज। तो ए 4 होना चाहिए। इन दोनों में मैंने देखा 3 और 4 चॉइस में ए 4 है, तो इन्हीं में से कोई आंसर है, दैट्स फॉर श्योर। ये भी मैंने अपने डिफरेंट लेक्चर्स में सिखाया है कि कभी भी वाइल्ड गैसिंग नहीं करनी है। वाइल्ड गैसिंग मतलब 4 चॉइस में से आप गैस मार के सोच लें कि आपके 25% चांसेस हैं सही होने के, वो सही नहीं है। आप मानिए आपके 75% चांसेस हैं गलत होने की। और रिसर्च ने शो करा है कि जब आप वाइल्ड गैसिंग करते हैं आपको हमेशा नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। बट इंटेलिजेंट गेसिंग क्या होती है कि 4 में से 2 चॉइस आपने एलिमिनेट कर दी। अब 2 में से सपोज आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, 2 चॉइसेस हैं, देन यू गो फॉर गेसिंग, देन यू मे गो फॉर गेसिंग इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट। अदरवाइज, समझ आ गई ना, तब भी आपके 50% चांसेस हैं। तो रिसर्च शोज उस केस में आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपके गैसेस सही बैठ जाएं। बट हम तो कह रहे से आंसर ही करेंगे। बी दोनों में 3 है, बी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। सी 2 है या 1 है, देख लेते हैं। सी में मेनिंजाइटिस इज टू ब्रेन, लाइक मेनिंजाइटिस ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो सिरोसिस किसकी प्रॉब्लम होगी? सिरोसिस कॉमन टर्म है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनके लीवर में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। सो इट मींस सिरोसिस इज टू द लीवर। तो सी शुड बी 2। सो विदाउट मच एडो आई नो माई आंसर हैज टू बी दी 3rd चॉइस। 4th गलत हो गया। बट अदरवाइज यदि आपको सिरोसिस नहीं पता है तो आपको पता होगा टाइफाइड तो हमेशा बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। इसने कहा कि इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, इन्फ्लुएंजा इज ड्यू टू वायरस, सो टाइफाइड इज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो वैसे भी आपको पता है D1 है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू यूज ए चॉइसेस। तो 4 में से 2 को हमने पहले ही एनिमिलेट कर लिया। और मैं अपनी क्लासेस में हमेशा ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में इस तरह की स्किल्स डेवलप हों कि वो एरर को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, वो गलत आंसर्स को। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मींस हाउ रिलायबल आर यू, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी लेस बग्स यू आर हैविंग। तो बग्स को आइडेंटिफाई करना, और आप तो कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो आप में तो क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। तो खाली अपने आप को लिमिटेड नहीं करिए प्रॉब्लम्स को रटने में, हार्ड वर्किंग, खाली हार्ड वर्किंग में। डू स्मार्ट वर्किंग एज आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स। डू स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग मीन्स इन लेस टाइम यू कैन डू मोर टास्क विथ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। No need to study for 15 hours or 20 hours. Study consistently for 8 or 9 hours, and I know I can assure you that you will be selected. But those 8 to 9 hours or 10 hours should be fully effective. कि आप खाली पढ़ रहे हैं और दीन दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, हाँ बीच में आप ब्रेक्स तो लेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही बैठ गए तो 8 घंटे बाद ही उठेंगे, फिर तो उठ ही गए।
आपको यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, ब्रेन को थोड़ा सा, ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि बाहर गए तो चले गए, मार्केट तक राउंड मारने चले गए। ब्रेक का मतलब है जस्ट क्लोज योर आईज और आप डीप ब्रीथिंग करिए, थोड़ी देर तक के लिए अपने को रेस्ट दीजिए, दैट थोड़ा देर में भी जस्ट 2 or 3 minutes or 5 minutes at the most after 1 or 2 hours, okay, depending on your capabilities, depending on your physical status and mental status. Next, count the number of triangles. I'll say this is a very very important problem. Majority of students are not able to do this, और वो करते भी हैं then they take a lot of time. यदि करते भी हैं तो इसलिए I teach a large number of shortcuts और डीलिंग विद काउंटिंग ऑफ फिगर मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, आई टीच एवरी टॉपिक इन सैंडमिक्स एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट 30 years, एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, ठीक है ना। आई स्टार्टेड दिस इन 1994 व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम यूएसए, so many things. When I returned from there, then I started this organization because I was interested in teaching students. I had a passion for teaching. So although I was a PhD in computer science, PhD in software reliability, like बहुत कम लोग थे PhD in software reliability at that time in this particular field, but then I opted for this profession and I'm quite happy and I'm satisfied. And हजारों स्टूडेंट्स, मतलब 85,000 स्टूडेंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं इतने सालों में, और उनमें से ज़्यादातर बहुत की पोजीशंस पे हैं इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट मेजॉरिटी इन अब्रॉड, ओके। तो अब इसे करते हैं काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। तो ज़्यादातर जगह बुक्स वगैरह में आप देखते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि इन्हें एड्रेस कर लीजिए ABCDEFGHIJK और फिर इनकी काउंटिंग करनी शुरू कर लीजिए, ठीक है, एंड देन स्टार्ट काउंटिंग देम। वो भी हो सकता है बट उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। तो एक बार वैसे ही देखते हैं, लेट अस सी। ये स्क्वायर मैंने अलग से बना लिया। अब ये देखिए, पहले स्क्वायर को देख लीजिए आप, ये मैंने सपोज स्क्वायर यहाँ पे बनाया, हम इन्हें बाद में सुपर इंपोज कर लेंगे, अभी हम इन्हें इंडिविजुअल फिगर्स की तरह मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम ट्राइंगल्स काउंट करके देखते हैं कि कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। एक लाइन वो भी है, एक और लाइन है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन तो मैंने ले ली बट आई हैव नॉट टेकन द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो हॉरिजॉन्टल लाइन इज आल्सो देयर। अब आप काउंटिंग कीजिए कि कितने पोर्शंस में डिवाइड हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये दिख ही रहा है कि ये 8 तो ट्राइंगल्स हैं, बट इसके अलावा भी और ट्राइंगल्स हैं। यदि ये ट्राइंगल है तो ये भी तो ट्राइंगल है। सारे ट्राइंगल है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने एक स्क्वायर में जितने पार्टीशंस हैं, जितने सेपरेटेड पोर्शंस हैं, उन्हें काउंट कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 2, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ड्यू टू दैट स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के अंदर 16 ट्राइंगल्स हैं। आई रिपीट अगेन, जितने भी सेक्शंस में पोर्शन डिवाइडेड है आप उनकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट बाय 2, यू गेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दैट पर्टिकुलर स्क्वायर। इसी तरह आपने ट्राइंगल लिया ये, अब इस ट्राइंगल को आप देखिए, इस ट्राइंगल से रिलेट कीजिए। अब एक लाइन ये मानिए अभी और एक बेस मानिए, अब बीच में एक लाइन है खाली, अब ये मान के चलिए, ठीक है। खाली मैंने ट्राइंगल ले लिया और ये लाइन मैंने ले ली क्योंकि ये लाइन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। तो और एक ये लाइन आ रही है। अब देखिए ट्राइंगल 1 2 ऊपर वाला 3 और 1 2 और पूरा वाला 3, बट इसे सोचिए कैसे, किस तरीके से आप सोचेंगे। आप देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। आप पहले पूरे ट्राइंगल की बात कीजिए, ये 1 ये 2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इतने ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें। मतलब यदि मेरे पास खाली ये होता, had I been only this, had I been having only this 1 और 2, आप इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बट इस वाले केस में ये वाली लाइन भी है तो सेम फॉर्मूला आप यहां लगाइए 1 और 2, और यहां से भी कितने ट्राइंगल्स आ गए, 3 ऊपर वाले की तरफ से आ गए। तो इस पूरी डायग्राम ने कितने दे दिए, 6 ट्राइंगल्स दे दिए। तो 16 यहां से आ चुके थे, 6 यहां पे आ गए, तो आप पे ट्राइंगल्स हो गए 16 + 6 20। अब और देखते हैं, समझ आ गया यहाँ तक। 8 तक की नंबरिंग करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर फिगर। इस तरह की जितनी भी फिगर्स होंगी सबके लिए ट्रू रहेगा फॉर्मूला। इस तरह के जितने भी ट्राइंगल्स रहेंगे सबके लिए ट्रू रहेगा। हाँ, यदि ये 2 और पार्टीशन बन जाते, सपोज ये इस तरीके से बन जाता, जस्ट एन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं ये दे रहा हूं कि यदि ये 2 लाइनें खिंच गई होती हैं ऐसे, तो आप तीनों के 6 ट्राइंगल, तीनों के 3 ट्राइंगल लेते, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, तो 9 ट्राइंगल्स आते हैं इस केस में। ऐसा है क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है, नथिंग टू डू विद दिस प्रॉब्लम, दैट इज एक्स्ट्रा, ओके। क्योंकि लोग
जितने स्टूडेंट हैं हम उन्हें ये स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग भी स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको प्रिंटेड में भी मिल जाएगा लिखा हुआ इसी तरीके से। खाली एक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है, उस लिंक पे आप रिक्वेस्ट भेजिए, यू विल गेट इट। और जो सब्सक्राइब होते हैं हमारे चैनल्स पे उन्हें तो नोटिफिकेशन लगातार जाती ही रहती है, देन दे कीप ऑन नोइंग अबाउट दी वेरियस लेक्चर्स जो मैं देता हूँ। ओके, एंड ऑल दीज लेक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक हो गए आपके 16 और 6 22 हो गए। अब हम उठा के इसे सुपर इम्पोज करेंगे। तो 16 और 6 22 हो चुके हैं, 22 हुए जब हमने इंडिपेंडेंटली कंसीडर करा। अब हमने सुपर इम्पोज करा तो इन ए वे हमने, आप ये मानिए कि पाइप से ये चीज बनी हुई है, हमने इन 4 पॉइंट्स पे इस स्क्वायर को इस ट्राइंगल से अटैच कर दिया। अब मानिए एक ट्राइंगल है, ओके, सॉलिड नहीं है, खाली पाइप से बना हुआ ट्राइंगल है, आपने एक स्क्वायर उसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के लिए आपने ये 4 पॉइंट यूज करे, जितने पॉइंट आपने यूज करे हैं आप उतने पॉइंट्स को ऐड कर दीजिए, यू जस्ट ऐड दोज मेनी पॉइंट्स, सो दैट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो 16 4 20 और जो 26, तो 26 ट्राइंगल्स आपके पास हैं इस डायग्राम में। तो इसका मतलब ये चॉइस गलत, ये चॉइस गलत। Are you getting what I am saying? सबसे पहले मैंने इन्हें इंडिपेंडेंटली कंसीडर करा। I gave you the shortcuts, tips and tricks for counting number of triangles. तो क्लासेस में मैं हर तरह की फिगर के लिए बताता हूँ स्टूडेंट्स को अपने कि कैसे काउंट कर सकते हैं, कम से कम टाइम लगाए हुए। क्योंकि यदि आप ऐसे डायग्राम के अंदर काउंट करने लगे ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड चांसेस हैं कि लाइक आप गलती कर जाएंगे। यदि एक भी ट्राइंगल मिस हो गया तो गलती हो जाएगी। तो मैंने ये बताया कि इसमें 16 है, इसमें मैंने सिखाया आपके पास 3 नीचे से 3 ऊपर से 6 है, 16 6 22 और 4 मैंने बताया क्योंकि 4 पॉइंट से मैंने इन्हें कनेक्ट करा है। तो जब वैसे ये 4 ट्राइंगल बने कौन से, जब आपने इस स्क्वायर को इसमें सुपर इम्पोज करा तो देखिए एक ट्राइंगल ये बना, एक ट्राइंगल ये बना, इस तरह से आप रिलेट कीजिए, ट्राइंगल्स भी तो बन रहे हैं, फिर एक ट्राइंगल ये बना और फिर एक ट्राइंगल ये बना। जब तक वो इंडिपेंडेंट थे ये ट्राइंगल्स नहीं थे, बट जब हमने सुपर इम्पोज करे तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ गए ना, ये वाला ये वाला ट्राइंगल जो पहले काउंट नहीं हो रहा था और ये वाला ट्राइंगल और वो वाला ट्राइंगल जो काउंट नहीं हो रहा था, तो ये ट्राइंगल्स इसमें काउंट हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वाला ट्राइंगल काउंट होगा सुपर इम्पोज करने पे, पहले वाला नहीं है, ये वाला काउंट होगा सुपर इम्पोज करने पे जो दोनों से मिलके बना है, और एक ये वाला, क्योंकि ये जो मैं पहले बता रहा था ये तो ऑलरेडी काउंटेड है ट्राइंगल के अंदर, दिस इज ऑलरेडी काउंटेड। जो इंडिपेंडेंट ट्राइंगल था इस ट्राइंगल में ये ऑलरेडी काउंटेड है, तो वो नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये छोटा वाला, इधर देखिए ध्यान से, ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, और यहां से शुरू करेंगे ये और ये, एक ये और एक ये। आप चाहें तो मैं एक और कलर से इसे कर देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एक ये रहेगा, एक ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा, एक्स्ट्रा 4 मैं बता रहा हूं, ये जो 4 कैसे आए हैं, आई एम टेलिंग अबाउट दीज 4 पोजीशन से आए हैं। एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब मैं इनको हटा देता हूं जिससे मेरी ओरिजिनल डायग्राम खराब ना हो जाए। ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। अब हमें डिसाइड करना है कि स्क्वायर्स 5 हैं या 6 हैं, क्योंकि 2 चॉइसेस में 26 हैं। यदि एक ही चॉइस में 26 होता तब तो काम चल जाता मेरा, पर 2 चॉइसेस में 26 हैं, सो आई हैव टू डिसाइड 5 स्क्वायर्स हैं 6 स्क्वायर्स हैं। दोबारा से देख लेते हैं, ये स्क्वायर है आपका, देखो यदि मैं इस स्क्वायर को अलग से बना देता हूं दोबारा, ये मेरा स्क्वायर है, आप एक ये हॉरिजॉन्टल मानो, एक ये वर्टिकल मानो, तो 1 2 3 4 और ये 1 5। यदि मैं अलग से इस स्क्वायर को मानता तो एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता, एक स्क्वायर ये होता 4 और एक ये पूरा होता 5। अदरवाइज आप कैसे करेंगे डायरेक्टली, यदि डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ जाए, 2x2 का बोर्ड है ये, 2 कॉलम 2 रो, 2x2 है, तो 2 × 2 दोनों को 1 1 से कम कर दीजिए, 1 × 1 दैट इज 2 स्क्वायर + 1 दैट इज 5। तो ऐसे में हमेशा 5 स्क्वायर्स होंगे। यदि 3x3 का बोर्ड होता तो 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, एक से कम करते रहते हैं। 2 × 2 से हमने पता कर लिया 2x2 का बोर्ड है, 2x2 से शुरू करा, 2 को 1 से कम करा 1, 2 को 1 से कम करा 1, और जब 1 आ जाए आप रुक जाएंगे, तो 5 स्क्वायर्स यहाँ पे हो गए। बट खाली ये स्क्वायर ही तो नहीं है ना, इस स्क्वायर को आपने सुपर इम्पोज करा इस ट्राइंगल पे। तो अब देखते हैं ट्राइंगल ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। देखिए
ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, तो एक पांचवा वाला ये आ गया, ये और ये पांचवा ये बन गया ना, पांचवा तो थे, तो इसका मतलब एक स्क्वायर यहां से आ गया, तो 5 स्क्वायर ऑलरेडी थे, आई चेंज द कलर, 5 स्क्वायर ऑलरेडी थे, एक स्क्वायर और हो गया ये वाला, ठीक है ना, एंड दैट कम्स आउट टू बी 6 स्क्वायर्स। तो 6 squares means 26 triangles, 6 squares. This is the answer. A very very important example. I give a large number of shortcuts to my students, और मैं अपने मॉक्स में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूं, क्योंकि CUET के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और निमसेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने कहा नॉन वर्बल रीजनिंग निमसेट में नहीं आती है ज़्यादा, CUET में नॉन वर्बल रीजनिंग काफ़ी आती है। नॉन वर्बल मीन्स डीलिंग विद डायग्राम्स। इवन जो CUET का सिलेबस है सब्जेक्ट डोमेन का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक फॉर MC एंट्रेंस एंड अलाइड कोर्सेज, उसमें भी मेंशन्ड है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इंटरप्रिटेशंस, मिसिंग टर्म्स एटसेट्रा। ओके, तो दोबारा से मैं इस ग्रीन वाले को हटा देता हूं जिससे ये डायग्राम आपको क्लियर है। वीडियो में तो मैंने बना ही दिया है, स्क्रिप्ट में नहीं दिखाई देगा आपको ये बना हुआ, बट नाउ यू नो व्हाट आई एम डूइंग। सो दैट वाज दिस एग्जांपल, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आई विल अगेन से। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, you look at this is again non-verbal reasoning. Diagrams there, so dealing with diagrams, geometrical diagrams is a very important topic of CUET, and CUET in itself is a very important examination for you. Just don't be mad about निमसेट only, खाली निमसेट के लिए मत पागल होइए, निमसेट से ज्यादा सीट्स आपके CUET में है, और निमसेट से बेटर और इक्विवेलेंट कॉलेजेस CUET में। और CUET का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, CUET से जिन MCAs में एडमिशन होता है उनकी ड्यूरेशन 2 साल है, 2 साल में आप MCA कर लेते हैं, तीसरे साल में आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं, सो यू गेट जॉब एक्सपीरियंस ऑल्सो। निमसेट में आपके MCAs 3 साल में होते हैं अभी तक, आगे कुछ चेंजेस आ जाए नोबडी नोस, बट अभी तक उनके निमसेट 3 साल तक है। यदि 2 साल में है तो 1-2 NITs आपको डिप्लोमा दे देती है 2 साल में, बट डिग्री नहीं देती है। एंड सिचुएशन में एज ऑन डेट कह रहा हूँ, हु नोस व्हाट इज देयर इन फ्यूचर, मे बी निमसेट का एग्जाम भी CUET में ही मर्ज हो जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि अब NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सारे एडमिशंस थ्रू CUETs दे रही है। कोई भी कोर्स हो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यू विल हैव टू अपीयर इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है अलग टेस्ट है, कंप्यूटर्स में करनी है अलग टेस्ट है, मैथ्स में करनी है अलग टेस्ट है, एग्रीकल्चर में करनी है अलग टेस्ट है, दैट्स वेरी वेल देयर, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप इट, प्रिपेयर इट थॉरली, प्रैक्टिस इट थॉरली, और स्पेसिफिकली जो इसके लिए मॉक्स लिखे गए हैं, अपियर फॉर दोज मॉक्स, अपियर इन दोज मॉक्स, नॉट दोज मॉक्स विच आर मेंट फॉर निमसेट और विच आर कॉमन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि कॉमन प्रिपरेशन है, नो प्रिपरेशन कैन नॉट बी कॉमन। बेसिक सेम हो सकते हैं, जैसे सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट जो एप्लीकेशन पार्ट है वो दोनों में ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लॉजिक का एप्लीकेशन पार्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड एप्लीकेशन पार्ट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग विच गेट्स यू द सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट, choose the figure that is different from the rest. Choose the figure which is different from the rest. So that is wrong, that is wrong, so I am removing this that. Choose the figure which is different from the rest. So how do you do this? आपको इन 4 फिगर्स में से वो बतानी है जो डिफरेंट है। क्वाइट इजी, बताइए क्या आपको आइडेंटिफाई होगा? आपके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हैं कि डायग्राम देखते ही आपको आइडिया लग जाए कि क्या सही है क्या गलत है। देन यू आर फिट फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस, एंड होल ऑफ द लाइफ इज ए कॉम्पिटिशन, बट उससे स्ट्रेस मत लीजिए, अपने को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। कॉम्पिटिशन का मतलब ये नहीं है भर सब टेंशन में कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कॉम्पिटिशन मतलब है आपको भी एक मीनिंगफुल कॉम्पिटिटर बनना है, आपको उतना प्रिपेयर करना है, मेंटली भी एंड सब्जेक्ट वाइज भी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है ना, वर्टिसेस का हो रहा है, यहां पे भी कनेक्शन वर्टिसेस का हो रहा है, यहां पे भी वर्टिसेस, दोनों इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फिगर के वर्टिसेस कनेक्टेड हो रहे हैं, बट इसमें वर्टिसेस नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, मिड पॉइंट कनेक्ट हो रहा है साइड का, तो ऑब्वियसली इसी का फीचर अलग है, सो दैट हैज टू बी द ऑड मैन आउट। सो दिस इज द ऑड मैन आउट। समझ आ रहा है ना? सब में एक एक्सटीरियर फिगर दी है, एक इंटीरियर फिगर दी है। पहली 3 चॉइसेस में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फिगर्स कनेक्ट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस, बाय वर्टिसेस से कनेक्ट हो रही हैं, बट खाली आखिरी वाली डायग्राम ऐसे है जिसमें वर्टिसेस से नहीं है, साइड का साइड से कनेक्शन है। वर्टिस मतलब एंड पॉइंट्स को कह रहा हूं मैं, कॉर्नर पॉइंट्स आर वर्टिसेस, ठीक है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस, एंड पॉइंट्स आर वर्टिसेस। आप इन्हें वर्टिसेस कहते हैं या आप इन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं मेनी टाइम्स, या आप इन्हें कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, कॉर्नर पॉइंट्स।
तो पहली 3 डायग्राम में कॉर्नर पॉइंट से लिंकेज बन रही है एक्सटर्नल और इंटरनल फिगर की, आखिरी वाली में साइड से लिंकेज बन रही है, दैट टू फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. सो लास्ट इज द ऑड मैन आउट. Then comes the next question. Which of the following will be the next figure in sequence? Again a question from non-verbal. You won't see such examples in NIMSET. NIMSET के पेपर में आपको ये questions नहीं मिलेंगे, because they do not lay any emphasis on this type of understanding. Whereas I feel for a computer scientist, this type of understanding and learning is the best learning. क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम करते हैं आप विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, एंड विजुलाइजेशन, एंड दिस इज नथिंग बट विजुलाइजेशन. ओके, तो इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन भी है सिलेबस में सीयूटी के लिए विजुअल इफेक्ट्स या ज्योमेट्रिकल फिगर्स, डीलिंग विद ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब चीज़ें मेंशन्ड है वहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर टू बी प्रिपेयर थॉरली एंड इन ए स्पेसिफिक मैनर, नॉट जस्ट कि किसी और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ सीयूटी भी हो जाए. एंड आई एम टेलिंग यू सीयूटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन निमसेट. आई एम टेलिंग यू, आप रियलाइज करेंगे उसे once you take the admission, once you get the admission somewhere. Okay, which of the following will be the next figure in the sequence? 2, 2, 4 और 5 फिगर दी हुई है, नेक्स्ट फिगर हमें बनानी है. We want next figure. अब नेक्स्ट फिगर में अब देखिए, अब क्या कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे हमें देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है. इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी है, तो इसी लोकेशन पे अगली वाली फिगर में इक्वालिटी होनी चाहिए. सेम लोकेशन पे है ना प्लस साइन, पहली 2 फिगर में लेफ्ट पे प्लस है, इनमें 2 में बॉटम पे लेफ्ट डॉट है, सेम सिंबल. और इसमें एक सिंबल इन्होंने इक्वल इंट्रोड्यूस करा, तो इसी जगह इक्वल होना चाहिए. यहाँ मतलब इस जगह इक्वल होना चाहिए, यहाँ नहीं है तो ये गलत हो गया, यहाँ इक्वल नहीं है गलत हो गया, यहाँ इक्वल नहीं है गलत हो गया, यहाँ इक्वल है सही हो गया. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे थॉरली समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से. नो, इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड. Just a common point you have to identify, and that is what I teach at SanMax. Okay, just a common point is to be identified. Okay, and something which makes it different from the others. And then comes the last question of this particular part. This is from syllogism. I describe all those concepts in my lecture on syllogism, but मैंने और parts में भी, और जब मैंने निमसेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे लेक्चर्स में, तब भी मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है. ओके, आप समझिएगा, ये CUT में तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. आप उसका सिलेबस देखते हैं, यदि हमारी साइट पे भी सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलोजिज्म, लॉजिक ऑफ लाइफ. तो उसने प्रीमाइसिस दिए हुए हैं. प्रीमाइसिस मतलब प्रिजम्पशन, मतलब असम्पशंस. सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन. इन 2 प्रीमाइसिस के बेसिस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. पहला प्रीमाइस है ऑल इंजीनियर्स आर इनोवेटिव, और दूसरा है ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स. तो आप ये मानिए, ये 2 असम्पशंस हैं, इनसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट. बट मैंने अपने सिलोजिज्म के लेक्चर में बताया कि ये दोनों ए टाइप की स्टेटमेंट्स हैं. ऑल ARB ए टाइप की स्टेटमेंट कहलाती है. ओके, नो ARB ई टाइप की, सम ARB आई टाइप की, एंड सम AR नॉट बी ओ टाइप की. तो इस तरह से मैं डिफाइन करता हूं वहां पे लॉजिकल भी और मैकेनिकली भी. ओके, एनालिटिकली भी. तो बट अभी यहाँ इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, दैट इज देयर इन माय लेक्चर्स. बट जो बेसिक्स हैं वो आपको चाहिए. वो कह रहे जो भी स्टूडेंट है वो इंजीनियर है, और जो भी इंजीनियर है वो इनोवेटिव है. तो बिना किसी सब्जेक्ट नॉलेज के आप जानते हैं, जो स्टूडेंट है वो इंजीनियर है, जो इंजीनियर है वो इनोवेटिव है. इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है वो इनोवेटिव है. इसका मतलब जो भी स्टूडेंट है वो इनोवेटिव है. इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स आर इनोवेटिव. तो इवन ना आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत है, ना आपको उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे जाने की जरूरत है सिलोजिज्म के, जिसमें सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बताई जाती हैं और बताया जाता है किस तरह के अजम्पशंस हो तो क्या क्या कंक्लूजन्स होगा. कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस. तो ये नहीं है कि क्वेश्चन आपने देखा, आपको आइडेंटिफाई हुआ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से, और आप उसी की ट्रिक्स को सोचने लग गए. नो, फर्स्ट अप्लाई कॉमन सेंस. ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर इनोवेटिव. और आप लोग मैथमेटिक्स वाले लोग हैं, मैथमेटिक्स भी आप करते हैं, तो आप सोचिए ना, ट्रांजिटिविटी रिलेशन लग रहा है. ऑल ARB, ऑल BRC, ट्रांजिटिविटी implies that all ARC. तो आप ऐसे भी सीधा सीधा सीख सकते थे. ऑल SRE, ऑल ERI, इट मीन्स ऑल SRI, इट मीन्स ऑल SRI. पहला क्वेश्चन मिसिंग टर्म्स का है, लाइक यू गिवन ए सीरीज, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मिसिंग टर्म कौन सी होगी. अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है, और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, लॉजिक अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स आप लोगों को रखने चाहिए. सबसे पहले आप कुछ सोचिए, मतलब to try to think something. Think something means you'll try to establish a logic. तो सबसे पहले आप लॉजिक को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर आप उसे डाटा की हेल्प से वेरीफाई करते हैं, और यदि वो वेरीफाई हो जाता है तो आप उसे अप्लाई करते हैं. जैसे सिंपल वे में, यहाँ पे मैंने देखा पहली टर्म 4 है और दूसरी 10 है, और मैंने कहा यार इसे ऑब्टेन करते हैं, और मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा दिया, इंटू 2 + 2, 4 दूनी 8 और 2 10. ठीक है, 10 मेरा आ गया.
अब मैंने कहा फिर लॉजिक लगाते हैं, सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, 10 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आना चाहिए, 10 दूनी 20 और 2 22 आना चाहिए। बट ये जो मैंने लॉजिक लगाया है ये मेरी अगली टर्म भी तो देनी चाहिए, और अगली टर्म मेरी आनी चाहिए यदि मैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 2 ऐड कर दूं। बट 22 इंटू 2 प्लस 2 कम्स आउट टू बी वट 46, विच इज नॉट इक्वल टू 82। हेंस ये जो भी लॉजिक हमने डेवलप करा है ना, दैट लॉजिक इज रॉन्ग। ठीक है ना, दैट लॉजिक इज रॉन्ग। तो कोई जादू तो होगा नहीं आपको एकदम से स्ट्राइक करे हुआ हो, या तो आपका क्वेश्चन पहले से करा हुआ हो कि आपने इतने सारे इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे हों, जो नॉर्मली हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस देते हैं इतनी सारी सीरीज की, और हम चाहते हैं कि ज़्यादातर टाइम सीरीज ऐसी आ जाए जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास में कर रखी हो या हम लोगों के साथ करी हुई हो। तो हमने देखा कि ये तो फेल हो गया, तो दूसरा मेथड लगा के देखते हैं, करके देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। अब पहली टर्म है 4, तो सपोज मैंने इसके साथ अप्लाई करा इंटू 3, 4 12 माइनस 2 और मेरे पास आ गया 10। सपोज ये आ गया, ब्रैकेट में मैं खाली लॉजिक लिख रहा हूं, मतलब ये ब्रैकेट वाला बॉड मास रूल नहीं अप्लाई कर रहे, खाली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 सेपरेट कर दिया, 10 आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 सेपरेट कर दिया, 10 ये 30 माइनस 2 28, तो ये 28 वाला आ गया जो मिसिंग टर्म है। सेम लॉजिक को आगे लेके गए हम, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 से माइनस करा, 28 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 24, 4 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस 2 विच इज 82। और आप खुद देखिए ये 82 और ये 82 सेम है। तो यही 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये आपने लॉजिक एस्टेब्लिश करा, ठीक है, आप यहां तक आए और ये जो लॉजिक हुआ ना ये आपका वेरीफाई हो गया, आपको दिख गया कि हाँ टर्म आपकी आ रही है। तो ये 2 स्टेप्स हो गए, तो देन इट मींस जो भी आपने अप्लाई करा था दैट एप्लीकेशन वाज राइट। तो इस केस में अब हम कंफर्म है कि अवर आंसर हैज टू बी 28। समझ आ रहा है? आगे भी आप ट्राई करेंगे ना, आप 82 को, यदि 82 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस करके देखिए, यू आर गोइंग टू गेट 244। सो नाउ दिस इज द राइट लॉजिक। क्लियर है सब लोगों को? इट वाज अ गुड एग्जांपल एंड मिसिंग टर्म्स और कंप्लीशन ऑफ सीरीज इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, क्योंकि बेसिकली ये रीजनिंग ही तो है सारी की सारी कि आप किस तरीके से सोचते हैं चीजों को, एंड दैट सोचना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 2 लिस्ट दी हुई हैं, हमें इन लिस्ट को मैच करना है, वी हैव टू मैच दीज 2 लिस्ट। और मैंने बहुत बारी अपनी क्लासेस में समझाया कि इस तरह के क्वेश्चंस में इन ए वे 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मिलके बना हुआ है, बट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिलता है हमें? अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। और ज्यादातर टाइम हम कोशिश करते हैं कि हम लॉजिक, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस टाइप के टॉपिक्स में टाइम सेव कर सकें और उस टाइम को हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स पे डिवोट कर सकें जहां पे ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। बट जब हम मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, जब भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 1 मिनट से कम टाइम में आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सबको नहीं बट काफी को, और कुछ काफी प्रॉब्लम भी यदि हम कम टाइम में सॉल्व कर देते हैं तो वो जो टाइम बचता है वो हमारी उन प्रॉब्लम्स के काम आ जाता है जो लेंथी होती है। मोर ओवर मैं अपने लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ ट्रिक्स कि किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। हर क्वेश्चन की वेटेज सेम है, तो हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही क्यों करने चाहिए पहले जो बहुत ज्यादा टफ हो। तो हम बताते हैं आपको सर्च, स्कैन एंड सिंप्लीफाई कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। दैट आई विल डिस्कस इन वन ऑफ माय लेक्चर्स। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं एनालॉगी की तरह इसे बनाया गया, एनालॉगस सिचुएशन बनाई गई है। 8 और 81 में जो रिलेशन है वही 64 और क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए, दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग। अब 8 और 81 में हमने देखा कि जो 8 है, यदि मैं देखना चाहूं तो 8 इज ऑब्वियसली 2 क्यूब, एवरीबॉडी नोस 8 इज 2 क्यूब। 81 क्या है देखते हैं, क्या किसी की पावर है? यदि मैं 3 स्क्वायर लेता हूं तो 9 आता है, 3 क्यूब लेता हूं तो 27 आता है, और 3 रेज टू 4 लेता हूं तो 81 आता है। तो मुझे स्ट्राइक करा कि यार ये तो 3 रेज टू 4 होना चाहिए, ठीक है ना? तो इट मींस 8 हो गया 2 रेज टू 3, 8 हो गया 2 रेज टू 3, और ये हो गया 3 रेज टू 4, 81। अब 64 क्या है? 8 64, 8 स्क्वायर, ठीक है। 64 इज 8 स्क्वायर। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए आप लोगों का? बट स्क्वायर नहीं लेना है, मुझे क्यूब लेना है। यहां क्यूब है तो यहां भी मुझे क्यूब लेना है, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं यार ये तो सही नहीं है मेरा। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 64 है? 4 स्क्वायर इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64, सो ऑब्वियसली इट इज 4 क्यूब।
क्योंकि सेम रीजनिंग चाहिए ना, तो ये पावर दोनों की सेम चाहिए, तो इसलिए 8 स्क्वायर वाज नॉट जस्टिफाइड, ऑल्दो 8 स्क्वायर वाज आल्सो 64, बट आपको चाहिए 4 क्यूब। तो सेम लॉजिक पे इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क है दैट शुड बी 5 रेज टू 4 यूजिंग द सेम लॉजिक। यदि 8 2 क्यूब था तो 81 3 4 था, 2 क्यूब इज टू 3 4 एज इज 4 क्यूब इज टू 5 4। इससे नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट पावर, इससे नेक्स्ट नंबर, इससे नेक्स्ट पावर, ठीक है। एंड व्हाट इज 5 रेज टू 4? 5 स्क्वायर इज 25, 5 cube is 125, 5 raised to 4 is 625, so it comes out to be 625 and 625 is this। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है that is 4, इसका मतलब A is connected to 4। अब देखिए यहाँ A 4 से कनेक्टेड नहीं है, गलत, A 4 से कनेक्टेड नहीं है, गलत, A 4 से कनेक्टेड नहीं है, गलत, A 4 से कनेक्टेड है, सही। आपको कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारों को निकालने की कोशिश करते हैं, नो इट इज नॉट एट ऑल नीडेड, ओके। और प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के बाद या एग्जामिनेशन से पहले हम इन सबको कर सकते हैं, बट अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है तो इट इज नॉट टेकिंग मोर देन 10 और 15 सेकेंड्स, यू जस्ट डू इट एंड देन यू नो योर आंसर। क्योंकि ए इनमें से किसी में भी 4 नहीं है तो मुझे और सारों को निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑल्दो और सब भी करे जा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, आप फिर बाद में ट्राई कीजिएगा इसे, अदरवाइज इन सम अदर ऑफ माय लेक्चर आई विल आल्सो डू दिस। देखिए अब आप खुद देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ये जो है आपको 42 क्या दिख रहा है, 7 6 42, 8 7 56, ओके। एंड नेक्स्ट यू कैन योरसेल्फ सी 11 into 10, सो इट शुड ऑब्वियसली बी 12 into 11। तो ऐसे आप प्रोग्रेशन में जा सकते हैं, यू कैन जस्ट मूव लाइक दिस, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है निमसेट एंड सीयूटी में। निमसेट में इस तरह की मैचिंग प्रॉब्लम्स नॉर्मली नहीं आती हैं, बट सीयूटी में मैचिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम में इन्होंने कई सारी प्रॉब्लम मर्ज कर दी होती हैं, ओके। इसी तरह 48 भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या किसी की पावर 48 के आसपास है। यस 49, व्हाट इज 49? 7 स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि इट इज 7 स्क्वायर माइनस 1, 57 इंचेस माइनस 1, 122, 11 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए 7 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, इट इज सो ऑब्वियस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यदि मैं एग्जाम में ये करना होता तो मैं खाली इसी स्टेज पे अपना आंसर दे देता, जो मैंने ए को निकाल लिया था 4, बट अभी हम खाली प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, बिकॉज इट्स बेसिकली मेंट फॉर टीचिंग यू थिंग्स सो दैट यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन सच टाइप ऑफ थिंग्स, इसलिए मैं इनको भी करके दिखा रहा हूं आपको। अदरवाइज एग्जामिनेशन में इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब यहां पे देखिए 169 क्या है, मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस है। 169 होता है 13 स्क्वायर। अब आप खुद देख सकते हैं, सो ये हो गया 13 स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या लूं, अब देखिए 7 यहां था, 11 यहां था, 4 का सम हुआ तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 1। 7 और 4 11, 11 स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 13 स्क्वायर 169 माइनस 1, तो 7 और 4 11, बेस में देखना पड़ेगा ना डिफरेंस कितना है, तो उतने 4 का इंक्रीमेंट इसे दे दिया 17 स्क्वायर प्लस 1। सो दिस वे यू कैन डू ऑल सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी लेटर, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क इन द डाउट क्लास ऑल्सो, ओके। और आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं, सारी डिस्क्रिप्शंस दी हुई होती है इस लेक्चर के नीचे, आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट अस टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, वी विल हैप्पीली बी डूइंग दैट, ओके। यू जस्ट इंटीमेट अबाउट इट, द बेसिक पर्पस इज दैट यू शुड बी बेनिफिटेड बाय इट। अब ये वाला खाली रह गया, इसको और करके दिखा देते हैं आपको। आई विल डू दिस फॉर यू। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे, 210 का और 380 का। मैं इसे यहां पे कर रहा हूं आपके लिए, नीचे 210 और यहां पे 380। तो एकदम मुझे स्ट्राइक करता है कि सारे में कुछ ना कुछ पावर की बात हो रही है। तो यदि मैं 20 स्क्वायर लेता हूं, 400, 400 में से 20 गया 380, 20 स्क्वायर माइनस 20। अब 210, क्या 210 के आसपास कोई किसी की पावर है? इज देयर सम पावर? मेरे ख्याल से 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज व्हाट? 15 स्क्वायर आपका यहां पे आया, और 15 स्क्वायर में से आप यदि 15 करते हैं तो आपको मिल जाता है 210। 15 स्क्वायर होता है 225, 225 में से 15 गया 210। सेम लॉजिक आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगा सकते हैं 182, बट अगेन
इन दोनों में फर्क देख लीजिएगा, ये 15 था, ये 20 था। जैसे यहाँ पे 7 था, ये 11 था, तो आपको 4 ऐड करना पड़ा। यहाँ पे आपको 15 है, 20 है, तो अब आपने देखा 182। व्हाट इज योर 182? 182 यदि हम इसी तरीके से देखते हैं पावर की फॉर्म में, और फिर हमें क्वेश्चन मार्क अपना देखना होगा कि क्या होगा, तो इस केस में जो आपका 182 आ रहा है, 182 इज 14 स्क्वायर माइनस 14, ठीक है ना। सो इट इज 14 स्क्वायर माइनस 14, सो ये क्वेश्चन मार्क शुड बी 19 स्क्वायर माइनस 19। जैसे 15 में 5 ऐड कर दिया 20, इसी तरह 14 में 5 ऐड कर दिया 19, 19 स्क्वायर माइनस 19। So this way you will be able to solve it, but no doubt it was a very good question. तो आपको 4 क्वेश्चंस के लॉजिक इसमें पता चल गया। You must be happy. Okay, next question. Again it's a question from blood relationship, जिसमें हम फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ओके, देखते हैं इसे पढ़ के। 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, ब्रेवो एंड प्रिया आर सिबलिंग्स। पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं। ये सिंबल हम यूज करते हैं फीमेल के लिए, ये मैंने पहले भी बताया है। ये सिंबल हम यूज करते हैं मेल के लिए। ये सिंबल हम यूज करते हैं मैरिड कपल के लिए। ये सिंबल हम यूज करते हैं सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन वगैरह के लिए। और ये सिंबल हम यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ 1 जनरेशन। डिफरेंस ऑफ 1 जनरेशन मतलब फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन, उसके लिए हम ये वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं भाई बहन वगैरह के लिए, सिबलिंग्स के लिए। ये इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं कपल्स के लिए। ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये फीमेल के लिए सर्कल और ये मेल के लिए सर्कल। ब्रेवो एंड प्रिया आर सिबलिंग्स, तो भाई बहन हो गए। प्रिया तो आपने बना लिया यहाँ पे आपने प्रिया बना लिया, और यहाँ पे आपने ब्रेवो बना लिया, सिबलिंग्स हैं। एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर एंड काजल इज प्रियास मदर इन लॉ। तो अब देखिए कितनी जनरेशन की बात हो रही है। काजल की मदर इन लॉ, काजल प्रिया की मदर इन लॉ है, और साथ ही साथ एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर। तो 3 जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे काजल की जनरेशन है, यहाँ पे प्रिया की जनरेशन है, और यहाँ पे एंजल की जनरेशन है। यहाँ तक आपको क्लैरिटी है सब लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे काजल की जनरेशन रहेगी, तो देख लेते हैं क्या बनाएंगे। काजल इज प्रियास मदर इन लॉ, तो काजल इज मदर इन लॉ, तो ये काजल आ गई। अब ये किससे शादी हुई है ये देख लेंगे अभी बाद में, और इसकी भी प्रिया की भी। अब एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर, काजल इज प्रियास मदर इन लॉ, तो यहां से ये तो आ ही गया। ओके, थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मदर इन लॉ का मतलब है थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। ब्रेवे तो भाई है, तो मदर इन लॉ के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई हस्बैंड होगा, मदर इन लॉ है तो कोई तो हस्बैंड होगा ना इसका, ये हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे हमें काजल बनाना चाहिए, और ये काजल का हस्बैंड, और ये बॉन, ठीक है। काजल प्रिया की मदर इन लॉ, एंजल इज दी काजल्स ग्रैंड डॉटर। अभी देखते हैं ग्रैंड डॉटर किस जगह जाएगी। ओके, ऑब्वियसली यहीं पे जाना चाहिए। जीवा इज ए मैरिड वुमन एंड इज ओल्डर देन टिम। टिम इज द सन ऑफ सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रेवो। अब वो कह रहे टिम इज द सन ऑफ सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रेवो। ब्रेवो की बहन पी है प्रिया, और ब्रेवो का मदर इन लॉ सैम है, तो ये आपका सैम आ गया। और सैम का सन कौन है? टिम है, तो सैम का सन एक टिम हो गया, ठीक है क्या। और एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर, तो ये सीक्वेंस यहां से आ रही है, तो यहां पे आपकी काजल आ गई। देखते रहिए, इट्स सो इंटरेस्टिंग। ओके, जीवा इज ए मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम। अब जीवा मैरिड वुमेन एंड ओल्डर देन टिम है, तो इस जनरेशन में तो है नहीं जीवा, और मैरिड मैन है, ये तो बच्चे तो इधर, यहां पे जीवा आ गई आपकी। स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली, तो ऑब्वियसली ये स्मिथ हो गया। ये मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि एस सिंबल ऑलरेडी नीचे यूज हो गया। यहां भी मैं सैम कर देता हूं। चलिए, तो देखिए ये फैमिली डायग्राम बनी है। एंजल इज नॉट जीवास डॉटर, वो तो ऑब्वियस है। एंजल इज
ये दिस सॉरी दिस वाज एंजल. एंजल जीवा की डॉटर नहीं है, तो इस तरीके से आ गई. कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, जस्ट लुक एट द डायग्राम. वन बाय वन देखते रहिए. 8 मेंबर्स हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए. ब्रेवो एंड प्रिया आर सिबलिंग्स. एंजल इज काजल्स ग्रैंड डॉटर. ठीक है. काजल इज प्रियाज मदर इन लॉ. अब काजल प्रिया की मदर इन लॉ है और एंजल काजल की ग्रैंड डॉटर है, तो ऑब्वियसली प्रिया की डॉटर होनी चाहिए एंजल. यहां तक क्लियर है. एंड आई एम सेइंग जीवा इज ए मैरिड वुमेन एंड इज ओल्डर देन टिम. तो जीवा इससे मैरिड हो गई. टिम इज द सन ऑफ सैम हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रेवो. तो ब्रेवो का ब्रदर इन लॉ सैम है और टिम इनका बेटा है. यहां पे भी सही हो गया. स्मिथ इज द एल्डेस्ट मेल इन द फैमिली, तो स्मिथ यहां पे हो गया. सो हाउ इज ब्रेवो रिलेटेड टू जीवा? आप खुद देख सकते हैं. हाउ इज ब्रेवो रिलेटेड टू जीवा? सो ब्रेवो इज हस्बैंड ऑफ जीवा. कहीं कोई कंफ्यूजन? So that was a very good example based on blood relationship. Next question, and this is very important. We do a lot of practice on this in our classes, and we write large number of questions on blood relationship in our test series also. In our mocks, full length mock and unit specific mock, we write such problems because we need our students to have a lot of practice on this. It's not like mathematics की same question repeat हो रहा है, आपको आंसर चाहिए. इसमें हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, your diagram will change. Or diagram will change, it means you need to know the concept. Okay, next. Find out the trend and choose the missing character from the given alternative. ये alternatives हैं, आपको बताना है इसमें क्या होगा. तो कई बार हम क्या कहते हैं कि ये जो टेबल है ना, इसको आप एक सीरीज की तरह लिख लीजिए. 2 5 10. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. ओके. 17 क्वेश्चन मार्क 37. यू जस्ट राइट इट लाइक दिस. 50 65 एंड 82. और अब देखिए क्या रिलेशन इनमें बन सकता है. मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जस्ट टू सी. यहां पे आपने 3 ऐड करा. 2 + 3 5. 5 + 5 10. 10 + 7 17. इट इज सो ऑब्वियस. 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है. 3 और 2 5, 5 और 2 7. तो यहां पे ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए. एंड 17 और 9 किसके बराबर आ गया? 26. तो यदि मैं यहां पे 26 लेता हूं तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं. यहां पे 11 आना चाहिए. ओके. 37. So 26 is the right answer. अब खुद देखिए इन 5 क्वेश्चंस में से 2 तो मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक. और देखिए पहला क्वेश्चन भी मिसिंग टर्म का था. उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप कह सकते हैं आप, या मिसिंग टर्म की तरह से वैसे एनालॉजी करते हैं हम इसे, और आप कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी या मिसिंग टर्म किसी की भी तरह से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं आप. ये आपका ब्लड रिलेशनशिप पे आ गया, ये आपका ट्रेंड्स पे आ गया. एंड देन कम्स द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. कंसीडर द एडजॉइनिंग डायग्राम. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट द फिगर सच दैट नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव सेम कलर. हम ये कह रहे हैं किन्हीं भी 2 एडजेसेंट में सेम कलर नहीं होना चाहिए. मतलब जो कलर यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम नहीं होना चाहिए. जो कलर यहाँ है वो इधर नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि ये सिंगल बैंड है ना, सिंगल कलर होगा. तो जो भी कलर यहाँ यूज कर लिया वो यहाँ कहीं नहीं यूज होना चाहिए. जो कलर यहाँ यूज हो गए उनमें से कोई भी यहाँ नहीं होना चाहिए, और जो यहाँ यूज हो गया वो यहाँ नहीं यूज होना चाहिए. अब वो पूछ रहा कम से कम कितने कलर्स की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट हाउ मेनी कलर्स. तो हम करके देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे. देखिए 1 2, यहां से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे 9 ब्रांचेस हैं. यदि हम 2 कलर यूज करते खाली यहाँ पे, मतलब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 2 यहाँ पे ले, एक यहाँ पे सपोज रेड ले लिया, समझने के लिए खाली यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ पे ग्रीन ले लिया, यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ पे ग्रीन ले लिया, यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ पे ग्रीन ले लिया, यहाँ पे रेड ले लिया, यहाँ पे ग्रीन ले लिया. तो यहाँ पे रेड दिक्कत दे देगा ना. जैसे यहाँ रेड आया, रेड और रेड सेम हो गया. वैसे भी 2 कलर यदि मैं लेता और 9 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता तो कहीं ना कहीं क्लैश होना ही था. बट क्योंकि 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, बट यस 9 इज डिविजिबल बाई 3. तो एक्चुअली मुझे 3 कलर लेने चाहिए. तो यहां पे सपोज मैंने ब्लू ले लिया. अब देखिए मेरी ये कंडीशन तो सही हो गई, कहीं भी 2 एडजॉइनिंग में सेम नहीं है. अब यहां जो कलर आ रहा है वो यहां नहीं होना चाहिए. तो ब्लू रेड एंड ग्रीन में यूज कर चुका हूं. ठीक है. सपोज मैंने यहां पे यूज कर लिया पर्पल कलर. तो मैंने ब्लू यूज कर लिया, मैंने रेड यूज कर लिया, मैंने ग्रीन यूज कर लिया,
और मैंने पर्पल यूज कर लिया। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां तो आप चाहे रेड और ग्रीन 2 यूज कर लो, रेड ग्रीन 2 से भी काम चल जाएगा क्योंकि 6 है, 2 का मल्टीपल है, रेड ग्रीन से काम हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? और यहां अंदर फिर आप पर्पल ले लो, कोई इशू नहीं है। और यहां पे रेड और ग्रीन में से कोई ले लो, चाहे आपका मन है आप ब्लू ले लो, हार्डली मैटर्स। तो बेसिकली इनसे ज्यादा कलर्स की जरूरत नहीं है और इनसे कम कलर्स में काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, बाहर 9 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, एंड 2 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 9, 3 इज ए डिवाइजर ऑफ 9, तो 3 पार्ट्स में तो मुझे इसे डालना ही पड़ता, 3 कलर कम से कम डालना ही पड़ते हैं। तो इसका मतलब 3 कलर यहां पे, 1 कलर यहां पे, हाउ मेनी कलर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, इट हैज टू बी 4। तो कम से कम 4 कलर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। एक डायग्राम की तरह भी आपको डिपिक्ट करके दिखा देते हैं, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक कलर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4। इस तरह की एक डायग्राम भी बनाई जा सकती है। आई होप सबको क्लियर है। 4 कलर से कम कलर्स लेने पे हम इस डायग्राम को पेंट नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस गिवन टू अस। होप you must have enjoyed it and you must have learned it. So see you soon. Till then, learn smartly. All the best.